हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 मई 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 20 मई 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और साथ में जो हमने क्विज सेक्शन स्टार्ट किया उसके अंदर उसको भी आप अटेम्प्ट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहले क्वेश्चन के साथ। आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट पॉपअप एयर 1 जो है, जिसमें इलेक्ट्रिक ड्रोन्स उड़ेंगे, जिसमें जो है वो कार्स उड़ने वाली जो है वो वहां पे होंगी, जिसमें आप सफर करके दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो। मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है जिसमें आप ड्रोन में सफर कर सकते हो, आप जो है वो कार्स में सफर कर सकते हो जो आसमान में उड़ेंगी और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगी। और ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है, और ये ओपन किया गया है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इसका मतलब है कि इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, कहां पे ये होगा पूरा लेआउट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये देखेगा, ये एक प्रोटोटाइप है। तो इसमें यहां से ड्रोन जो है वो इस तरह से उड़ेंगे, ये फ्लाइंग कार्स हैं, तो इस तरह से ये हवा में जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगी। तो ऐसा वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जो है ये बन चुका है। और एग्जैक्ट जगह आपको अगर पूछी जाए तो वो कहां पे है, वो है दोस्तों कन्वेंट्री। याद रखना है ये एक शहर है इंग्लैंड के अंदर जहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। टोटल 15 महीने में इसकी पूरी प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन तक का काम जो है वो कर दिया जाएगा। और इसका मेन मकसद यही है कि जिस तरह से ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत
भीड़ भाड़ हो रही है, ट्रैफिक जो है कार्स ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, क्योंकि इन कार्स या आप कह सकते हो इन ड्रोन्स की मदद से आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और भी अच्छा करेगा। और ये पूरे की पूरी तरह जो है वो ऑटोनमस सिस्टम होगा, लाइक ये ड्राइवरलेस है सारी चीज़ें। जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पे भी काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस होंगे जिसके बेसिस पे इनको चार्ज करके जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो इस एयरपोर्ट के अंदर वर्टिकल उड़ान जो है वो भरी जा सकती है, मतलब सीधा ही जो है वो ऊपर की तरफ उठ के जो है वो उड़ान भरी जा सकती है, लैंडिंग की जा सकती है और अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टोटल 100 एयरपोर्ट्स का निर्माण करना है। ये पहला है जो कन्वेंट्री शहर के अंदर जो है वो खोला जाएगा। तो याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, एग्जैक्ट जगह भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जैक्ट जगह कौन सी है, कन्वेंट्री शहर। और तो आपने याद रखना है कि आपको वो यूनाइटेड किंगडम की जगह इंग्लैंड भी लिख के दे सकते हैं, तो ये भी आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। और यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल जो है वो लंदन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और करेंसी स्टर्लिंग पाउंड है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, किसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का? तो आप इसमें रेलटेल याद रखें सीधा, और इनके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अरुणा सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो अरुणा सिंह जो हैं वो एज ए एडिशनल मेंबर जो हैं वो रेलटेल की हैं और इनको रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये याद रखना है, परमानेंट नहीं है, एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुणा सिंह जी, जो कि 1985 के एक IAS ऑफिसर, IAS नहीं कह सकते आप इसको, इंडियन रेलवे सर्विस के अंदर हैं, तो आप कह सकते हो IRS ऑफिसर हैं, सिग्नल इंजीनियर की। और साथ ही साथ जो रेलटेल कॉरपोरेशन है ये एक तरह से इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि ब्रॉडबैंड और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और साथ ही जो ट्रेन के ऑपरेशंस है उसको मॉडर्नाइज करने का काम भी रेलटेल करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है पूरे नेटवर्क सिस्टम की। तो अपने रेलटेल के बारे में खास तौर से याद रखना है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो एडिशनल चार्ज है वो अरुणा सिंह जी को दिया गया है, जो कि आप कह सकते हो इंडियन रेलवे सर्विसेज की एक अधिकारी हैं। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीएस रामाकृष्णा को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन LIC का जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट है उसमें इनको अपॉइंट किया गया है। और इसी तरह से अजय भूषण पांडे जी हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है देवाशीष पांडा। क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, अगर आप कई तरह के एग्जाम दे रहे हो तो आपको 100% क्वेश्चन मिल रहेगा। चेयरमैन बनाए गए हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मानी जा रही है अभी तक 2022 की, याद रखना है आपने। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अपने नाम बताना है जिसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इवन उसका रिसेंटली रिलाइट टेस्ट किया गया है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले दोस्तों इसके सी ट्रायल्स जो हैं वो किए गए थे फेब और मार्च के महीने में, वो भी कंप्लीट हुए थे, तब भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। लेकिन अब इसके सब तरह के टेस्ट जो है वो इंजन टेस्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। और इसकी खास बात क्या है कि ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब इसको इंडिया में ही तैयार किया गया है। और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब पायलट को लाइसेंस देने के लिए जो है वो उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें कई पायलट्स जो है वो आगे जाके जो है वो तैयार किए जाएंगे। और इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है हंसा न्यू जनरेशन, या आप कह सकते हो हंसा NG। तो ये इस तरह का दिखने वाला जो है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इंडिया में पहली बार कोई अपनी तरफ से हमने तैयार किया, उसमें अपने पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं और इसका पूरे टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऑन एयर भी टेस्ट हो चुका है। 7000 से 8000 फीट एल्टीट्यूड पे भी इसका हम टेस्ट कर चुके हैं। 60 से 70 नॉट्स की स्पीड पे टेस्ट हो चुका है। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि इसको किसने तैयार किया है? CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसने इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। और ये 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा अब इंडियन फ्लाइंग क्लब्स की तरफ से। और उनकी सारी तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी, क्योंकि ये पायलट को लाइसेंस देने के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा। और बहुत ही लो कॉस्ट और फ्यूल कंजम्पशन एयरक्राफ्ट है ये। और इसमें कई फ्लाइंग क्लब जो हैं वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं हंसा NG के लिए, ताकि वो सही तरह से पायलट्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें या कई तरह के कोर्सेज जो हैं वो अपने स्टार्ट कर सकें। तो नाम जरूर याद रखना है, हंसा न्यू जनरेशन। और इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी ट्रायल जो है वो पहले हो चुके थे फरवरी और मार्च के महीने में।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पीयूष गोयल जी ने इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट का स्टार्टअप ब्रिज या स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है वो कौन से शहर के अंदर लॉन्च किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से किसी और कंट्री में एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जाए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं हमारे पास, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ में आप कह सकते हो अब्दुल्ला बिन तौक जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी जो है वो इसका उद्घाटन साथ में किया। तो ये लॉन्च किया गया पूरा जो इवेंट था, इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट हुई है 2022 की मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया और इसको सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया और इसका थीम है इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अनलीशिंग द गवर्नमेंट गोल्डन एरा। तो आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में स्टार्टअप्स जो है वो ज़्यादा बढ़े, बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़े। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा होगा तो इनोवेशन अच्छी होगी और टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर हम पैदा कर सकते हैं। तो एक तरह से वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी इंडिया और यूएई के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। आज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो इसके अंदर जो है वो अपने एरिया के स्टार्टअप्स को जो है वो ढूंढ सकते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया और यूएई का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको हम सीईपीए कह सकते हैं, वो ये चीज़ को मजबूत करता है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें दोनों कंट्रीज़ के, और साथ ही साथ जो है वो दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन भी जो है वो इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा। और इससे आइडियाज़ जो है वो दोनों कंट्रीज़ आपस में शेयर कर सकती हैं। इसमें जितने भी लोग जो हैं वो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों कंट्री से ले सकते हैं, तो ये फ़ायदा मिलेगा। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया और यूएई के बीच में, ये माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, वो $250 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने याद रखना है, पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया और यूएई स्टार्टअप ब्रिज या प्लेटफॉर्म है ये, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो यूएई की तरफ से किसी और कंट्री में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of 75 student satellite space mission which is scheduled to be launched in 2022? तो रिसेंटली एक मीटिंग की गई है, जॉइंट मीटिंग है साइंस मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स की, जिसमें 75 स्टूडेंट सैटेलाइट्स का जो स्पेस मिशन है वो कहाँ पे भेजा जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा, और उसका नाम है यूनिटी सैट। तो आप कह सकते हो कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को या प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेस के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और शायद आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से जो है वो इसरो ने अपने आप को ओपन किया हुआ है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कई कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेस से जुड़ी हुई हैं, तो उनको साथ में लेके चलेंगे। तो अभी तक 55 या 55 स्टार्टअप्स आप कह सकते हो जो इसरो की तरफ से रजिस्टर किए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में रजिस्टर किए गए हैं पिछले 2 साल के अंदर, जो कि इसरो की हेल्प करेंगे या इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज़ करके जो है वो आगे इनोवेशन करेंगे अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स पे, अलग अलग तरह की मिसाइल्स के बेसिस पे। तो ये है दोस्तों यूनिटी सैटेलाइट। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये 75 स्टूडेंट सैटेलाइट्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की तरफ से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उसमें, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या और भी कई इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जो हैं वो इन सैटेलाइट्स का निर्माण कर रहे हैं। और इन सैटेलाइट्स को खास करके तैयार किया गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकें जिसमें 2 चीज़ों के बीच में कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके, सेंसर्स जो है वो बेहतर काम कर सके, सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम कर सके, तो उनको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसरो जो है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। और इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। और इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई, और विक्रम आप कह सकते हो कि इसके करंट चेयरमैन जो हैं वो एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया कौन सी कंपनी के साथ, ताकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस जो है वो इंडिया में हम बेहतर कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो आप सिंपल कह सकते हो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। और ये एग्रीमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की तरफ से किया गया है वोडाफोन आइडिया के साथ। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन मनाया गया है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन
सोसाइटी डे हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, और ये इसके दिन ही सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उन्होंने वोडाफोन आइडिया के साथ टाई अप किया है, जो कि एक मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है, ताकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन टू मशीन सोल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर बेहतर बनाए जा सके। तो आप यहां पे भी इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो अभी जो करंट डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रही हैं, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिवाइस नेटवर्क कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, कई बार आप कह सकते हो कि अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम आती है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन अगर बहुत ही रिमोट एरिया में वहाँ पे नहीं हो पाता, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, ब्रीच हो जाती है, हैक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो सही तरह से बेनिफिट जो है वो बिजनेसेस को नहीं कर पाती। तो इन्हीं सारे चैलेंजेस को दूर करना है इनकी मदद से, वोडाफोन आइडिया की मदद से। और वोडाफोन आइडिया जो है एग्री कर गया है कि हम जो हैं वो ज्वाइंटली, मतलब मिलके जो हैं वो ऐसी एप्लीकेशन और डिवाइसेस का निर्माण करेंगे जो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और साथ ही साथ इस एमओयू के तहत आप कह सकते हो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मशीन टू मशीन स्पेसिफिकेशन जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ेंगी, कई एप्लीकेशंस में एक ही चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, और स्मार्ट एनर्जी या आप कह सकते हो बेहतरीन कार्स का निर्माण करना वो भी इसका हिस्सा होगा, ताकि इन्वायरमेंट को भी हम साफ रख सकें। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह की चीज़ों का निर्माण करना जिसमें कनेक्ट किया जा सके आपस में, या आप कह सकते हो अच्छे सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करना जिसमें सेंसर्स का निर्माण करना, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ऐसे सेंसर, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी जो इस पर्पज से बनाए जाते हैं, जो कि डाटा को कनेक्ट करते हैं आपस में या एक्सचेंज करने में काम आता है। और सी डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? वोडाफोन आइडिया। क्वेश्चन को चाहे आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो बेहतर हो सके, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बेहतर कर सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, मतलब किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव कर सके कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? बी होगा। तो आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है एनआरडीसी के साथ, मतलब नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि कैपिटल गुड्स स्कीम को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो मेन मकसद यही है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये एमओयू का मकसद ये भी है कि जो ये नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये कई तरह की एक्टिविटीज़ करे, जैसे कि नई स्कीम्स का निर्माण करे, जो स्कीम्स चल रही हैं उसका रिव्यू करे, मैनेजमेंट करे जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, कमर्शलाइजेशन करे, जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं उनको मार्केट में बेचने के लिए मार्केटिंग करे उसकी, और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स स्कीम्स जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें आती हैं उसको बेहतर बनाने का काम करे। तो अपने याद रखना है, यूनियन हैवी मिनिस्टर जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हो अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल गुड स्कीम, जिसमें हमारा मकसद यही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, जिसके थ्रू हम स्किल डेवलपमेंट कर सकें, हम जो है वो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो इंडिया की बढ़ा सकें, इंडस्ट्रीज़ को और बेहतर बना सकें, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ग्रोथ कर सकें। और जिससे क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। असम राइफल्स और कौन से बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस बनाएंगे, कौन सी स्टेट के अंदर? तो दो चीज़ें बतानी है, एक तो बैंक का नाम बताना है, एक स्टेट का नाम बताना है। बैंक का नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक, और कौन सी स्टेट में बनाएंगे? नागालैंड। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? कोहिमा। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस का काम होगा कि ये कोचिंग प्रोवाइड करेगा बच्चों को। तो असम राइफल्स है एक एक्सिस बैंक है, और दोस्तों तीसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जिसका नाम है निडो, या नाइडो भी कह सकते हो, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं नागालैंड के अंदर, और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम होगा लेट कैप्टन एन केंगुसरे MVC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस विच वुड बी लोकेटेड इन कोहिमा नागालैंड। तो नाम थोड़ा सा एक बार देख लें, लेट कैप्टन एन केनगुरु से, और ये लाइक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, इनका देहांत हो गया था तो उन्हीं के नाम से जो है वो इनका नाम रखा गया है।
तो इसका मेन मकसद यही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस जो है वो 1 साल की रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करेगा, मतलब बच्चे वहीं पे रहेंगे, सब तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या जिनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन तक पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही है, तो नागालैंड के अंदर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी। और पहला बैच जो है वो जुलाई 2022 तक जो है वो स्टार्ट होने की संभावना है, जिसमें 30 बच्चों को लेके जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें असम राइफल्स की बात हो रही है, तो ये ओल्डेस्ट ब्रांच है इंडियन आर्मी की, जो कि 1835 में ब्रिटिश की तरफ से बनाई गई थी। और असम राइफल्स का जो मेन काम यही है कि जो वायलेंस होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में खास करके, उसको दूर किया जाए या उसको रोका जा सके। और ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मात्र एक ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो कि कन्फ्लिक्टेड जोन्स के अंदर काम करती है, जहां पे वायलेंस है या जहां पे बहुत ही ज़्यादा पैरा जो है वो सरकार का रहता है, ताकि कंपोजिट डेवलपमेंट जो है वो यूथ की हो सके, और उन एरियाज में खास करके जहां पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो आपको पता है कि नागालैंड ऐसे एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल्स बहुत हैं, तो जिसमें इंसर्जेंसी चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए आप कह सकते हो कि असम राइफल्स हैं, लेकिन वहां पे यूथ की डेवलपमेंट के लिए ये एनजीओ जो है वो काम करती है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर बिबेक देब्रॉय जो कि चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो वो एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इनइक्वालिटी कैसे इंडिया के अंदर बढ़ रही है या किस तरह से इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो रिपोर्ट जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने लिखी है पूरी की पूरी, और इसमें पूरा एनालिसिस किया गया है, बहुत ही डीप एनालिसिस किया गया है कि इनइक्वालिटी की नेचर इंडिया के अंदर क्या है। कई तरह के फैक्टर्स लिए गए हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लेबर मार्केट किस तरह से काम कर रही है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, या जो लोग घरों में रहते हैं, घर के अंदर जो है वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली ये जोर दिया गया है कि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है, मतलब जो पैसा जो है वो ज़्यादा कहाँ पे है, जिसके कारण इनइक्वालिटी जो है वो जनरेट हो रही है, या लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की क्षमता मार्केट में बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाता है एक्चुअल में वो लोगों तक कितना पहुँच रहा है, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर नोटिस किया जाता है। और ये भी साथ में इसमें रखा गया कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो हम इनकम इनइक्वालिटीज़ को धीरे धीरे करके कम करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को, या आप कह सकते हो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, इकोनॉमिक या उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके चेयरमैन आपने याद रखने हैं, डॉक्टर बिबेक देब्रॉय जी हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कैबिनेट ने अमेंडमेंट अप्रूव कर दी हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018, लेकिन इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से ईयर में आई थी, 2018 में। तो इसका बहुत सी अमेंडमेंट्स है, लेकिन एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने 20% टारगेट को अचीव करना है। एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग, मतलब एथेनॉल और पेट्रोल की मिक्सिंग करनी है, तो 20% तक पहुंचना है 2025-26 तक, पहले टारगेट 2030 तक था। हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि 5 साल एडवांस ही हम इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि 10% तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इसको कर लेते हैं, एक तो पेट्रोल का प्राइस कम होने के चांसेस हो जाएंगे, दूसरा जो पेट्रोल हम बाहर से मंगवाते हैं वो भी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत से फायदे जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। तो साथ ही साथ मकसद रखा गया कि बायोफ्यूल्स को कंट्री के अंदर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसको इंप्रूव करना है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेंगे और ऐसे यूनिट्स में हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, क्योंकि इसमें टैक्स की भारी भरकम छूट जो है वो दी जाती है। और साथ में एक्सपोर्ट जो है वो बायोफ्यूल्स का किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी जितनी हमें ज़रूरत है उतना तो हम यूज़ करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे भी हमें इनकम होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों याद रखना है, ये है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जिसमें 20% का टारगेट हमने अचीव करना है 2025-26 तक ब्लेंडिंग एथेनॉल की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया जी जॉर्डन पहुंचते हैं, और जॉर्डन पहुंच के फर्टिलाइजर सेक्टर को इंप्रूव करने की बात जो है वो की जा रही है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो पूरे ग्लोबल लेवल पे फर्टिलाइजर का क्राइसिस चल रहा है उसको दूर किया जा सके, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर को हम दोनों कंट्रीज मिलकर इंप्रूव करेंगी।
और आपको ये भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है फर्टिलाइजर को लेके और फर्टिलाइजर आता जो है वो जॉर्डन से आ रहा है इंडिया में, तो इसका मतलब जॉर्डन ने इंडिया को अपना प्रेफर्ड पार्टनर मान के फर्टिलाइजर सेक्टर को इंडिया में इंप्रूव करने की बात कही है। और आप कह सकते हो कि ये विजिट जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये लेके चले हैं हम कि फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए हम कहाँ से करेंगे, ये सारा कुछ जॉर्डन से लेंगे। और इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर है फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर का जॉर्डन के लिए। जॉर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर जो है वो इंडिया में बेचता है। तो जॉर्डन ने भी ये बात कही है कि हम जो है बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए जो है वो फर्टिलाइजर सप्लाई करेंगे, मतलब इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें इंडिया को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। और इवन एक कमेटी भी बनाई जाएगी दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, जो ये देखेगी कि सारे जो एग्रीमेंट्स है वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे कोई जॉइंट वेंचर बनाना है वो ज़रूरत है, तो सारा काम जो है वो कमेटी देखेगी। तो याद रखना है जॉर्डन जो है वो हमें फर्टिलाइजर सप्लाई करेगा और इंडिया को प्रेफरेंशियल लिस्ट में डाल दिया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो इंडिया को दी जाएगी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला ही पॉइंट ये पता लग रहा है कि महंगाई जो है वो 30 साल के हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गई है। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे 15.08% अप्रैल 2022 में पहुंच गई है। तो अगर पिछले साल की तुलना में देखोगे, पिछले साल ये 10.74% थी सेम अप्रैल 2021 में, लेकिन अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब आप कह सकते हो 1991 के बाद ये सबसे ज़्यादा महंगाई देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर जो है वो फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बर्ड फेस्टिवल का मेन मकसद जम्मू कश्मीर में यही है कि एक तो इको टूरिज्म जो है वो प्रमोट किया जा सके और नेचर बेस्ड जो है वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज या सोर्सेज को क्रिएट किया जा सके, ताकि जो लोकल लोग हैं वो अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकें। इंडियन नेवी और DRDO की तरफ से जो है वो एक एंटी नेवल शिप का उद्घाटन किया गया या उसको लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया उसका। तो बहुत ही अच्छे से इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये पूरी टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें गाइडेंस सिस्टम है, इसमें आप कह सकते हो नेविगेशन सिस्टम है, इसमें कई तरह के आप कह सकते हो कि लॉन्चर जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह की मिसाइल जो कि इंडियन नेवी को और सशक्त करेगी और मजबूत करेगी। और इसी के साथ जो है वो आप कह सकते हो कि इंडिया सेल्फ रिलायंस जो है इंडियन नेवी के अंदर मिसाइल्स को तैयार करने में हासिल कर रहा है। तो आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइल हमारी ही तरफ से जो है वो तैयार की गई है। तो इस लाइन को पढ़ लें, एज सच इसको आपको एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। नासा ने एक एस्ट्रॉयड को स्पॉट किया है जो कि 1600 फीट जो है वो लंबा है और इंडिया से गुजर के गया है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें 1600 फीट का एक एस्ट्रॉयड जो है वो इंडिया के पास से गुजरा है। ये लगभग 3 बजे के आसपास सुबह 16 मई को गुजरा था। और आप कह सकते हो इसको एक नाम दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है 388945, और इसका डिस्टेंस जो अर्थ से माना जा रहा है वो 2.5 मिलियन माइल्स अवे माना जा रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये 2 साल में एक बार जो है अर्थ के पास से गुजरता है। और लाइक आप कह सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है वो कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है। लेकिन फिर से इसको एक बार पढ़ लें, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4th जॉइंट मीटिंग जो है वो ऑल साइंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट की जो है वो ऑर्गेनाइज की। हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें कई स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो सैटेलाइट मिशन का निर्माण किया गया है, और उस स्पेस सैटेलाइट मिशन का नाम है यूनिटी सैट। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को कंसाइड कर रहा है, क्योंकि इस साल हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर एंड पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर या पोस्टल नेटवर्क को यूज़ करके भी की जा सकती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो लास्ट माइल गवर्नमेंट बायर्स हैं, जो बिल्कुल रूरल एरिया में गवर्नमेंट बायर्स हैं, सेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो ऑनलाइन तौर पे या फिजिकल तौर पे जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसका बेहतर तो बेहतर यूज़ किया जा सके। और लास्ट माइल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज हैं, या आप कह सकते हो वो सेलर्स हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं, वो अब कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्टल नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, और प्रोक्योरमेंट जो है वो आसानी से की जा सकती है, उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की जा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं 19 मई 2022 का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कमेटी कौन सी है इनमें से? तो एक ही आंसर था दोस्तों इसका, NK सिंह कमेटी।
तो एनके सिंह कमेटी को उस टाइम पे बनाया गया था जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते थे, तो इसको अगस्त 2002 में बनाया गया था। इसके चेयरमैन एनके सिंह थे और प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे एनके सिंह, और इसको 10th 5 ईयर प्लान में अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकें, इसलिए बनाया गया था। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 10th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड भी किया गया था एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है लोन सिस्टम ऑफ एडवांसेस जो है वो किसने रिकमेंड किया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक काम करना है कि आपने अफेयर्स क्लाउड को साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करते करते देखना ज़रूर है और अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लगातार 1 महीने तक देखोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि अफेयर्स क्लाउड ने आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमने खुद कम्प्लेक्स की हुई हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो आसानी से देन इट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रही है तो इसमें आपको अपने ऊपर लोड या बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम आपके लिए थी और दूर भी हो जाएगी। तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, यहीं पे होके जाएंगी सारी चीज़ें सॉल्व होके। लेकिन आपने उदास नहीं होना, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।